नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में बात करेंगे, आंखों के बारे में। यही आंखें हमें इस खूबसूरत प्रकृति को दिखाती हैं, लेकिन आंखों की कई तरह की बीमारियां होती हैं जो सीधे रोशनी पर असर डालती हैं। आज हम आंखों की ऐसी ही बीमारियों के बारे में बात करेंगे। लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे आमतौर पर कितने प्रकार की आंखों की समस्याएं होती हैं, निकट दृष्टि, मायोपिया क्या होता है और इनका क्या इलाज है, दृष्टिरहित या हाइपरमेट्रोपिया क्या है और इसका इलाज क्या है। आज हम स्वराज सेहत में इस तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का स्वराज सेहत कार्यक्रम। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में नेत्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वसुधा दामले जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले अगर हम देखें तो आंखें हैं तो जहान है, यही कहा जाता है। आंखें नहीं है तो जहान वीरान है। पर यूजुअली हम देखें रूटीन चेकअप लोग नहीं करवाते हैं, पर परेशानियां होती हैं, और जब परेशानियां होती हैं तभी जाकर के लोग रूटीन चेकअप कराते हैं। आखिर क्या क्या परेशानियां होती हैं जो बेसिक कि हमें सबसे पहले जाके रूटीन चेकअप इतने टाइम में कराना चाहिए? एक टाइम लिमिट क्या रहती है? देखिए, हम यदि चश्मे के नंबर की बात करें तो हम लोग आमतौर पर देखते हैं एक आजकल 5 साल का बच्चा भी चश्मा लगाता है, एक 13 से 14 साल का भी व्यक्ति चश्मा लगाता है, 40 साल की एज में भी लोगों को चश्मा लगाना पड़ता है, या फिर आमतौर पर हमने देखा है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लोग चश्मा लगाते हैं। हम इन सारी प्रॉब्लम के पीछे एक मेजर कारण, जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं, दृष्टि दोष जो रहते हैं, कई प्रकार के होते हैं। और तो आज के खास कार्यक्रम हमारे स्वराज सेहत में आंखों पर हम बात करेंगे। आपको बता दें आंखों से जुड़ी क्या क्या परेशानियां होती हैं, उसके बारे में डॉक्टर हमें बताएंगी किस किस तरह की परेशानियां होती हैं और उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है। लोगों को चश्मे लगे रहते हैं, किस तरह से चश्मे की परेशानी से निपटारा मिल सके। समस्याएं जो तमाम तरह की आंखों से रिलेटेड होती हैं वो आज डॉक्टर हमें बताएंगी कि किस तरह से अपना टेक केयर, अपनी आंखों का टेक केयर कर सकें और हेल्दी रख सकें अपनी आंखों को। भी हो सकते हैं 5 साल की उम्र में भी लोगों को चश्मा लगता है। चश्मा लगने का एक 12-13 साल की उम्र में भी चश्मा लग जाता है, या फिर 40 साल की उम्र में भी कई बार चश्मा लगता है, या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के भी बाद लगता है। इसके कई कारण होते हैं, और जिसको कि हम आमतौर पर रिफ्रैक्टिव एरर या दृष्टि दोष बोलते हैं। और इन सब के डिटेल्स में जाने के पहले मैं आपको आँख के बेसिक कुछ स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगी कि आँख में कुछ लेंसेस होते हैं, एक पर्दा होता है। जो कुछ भी हम देखते हैं वो हमें कैसे दिखाई देता है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने होता है वो हमारे उसका इमेज जो है हमारे रेटिना पे या पर्दे पे बनता है। अब वो इमेज कैसे बनता है, उसके लिए आँख में कुछ लेंसेस हैं, जैसे कॉर्निया है और एक आँख का लेंस रहता है। दूसरा जो इमेज हमारे रेटिना पे बनती है ये हमारे ब्रेन पे ट्रांसफ़र होती है। दूसरी बात, सरल भाषा में मैं यदि और इसको क्लियर करूं तो ये एक फोटोग्राफिक कैमरा होता है जिसके फंक्शन से मिलता जुलता आई का फंक्शनिंग होता है। जैसे कि फोटोग्राफिक कैमरे में एक शटर रहता है, एक अपर्चर रहता है, ऐसे ही हमारी आई में भी एक अपर्चर और शटर रहता है जिसके थ्रू, जिसको कि हम प्यूपिल बोलते हैं, जिसके थ्रू लाइट हमारे आईज के अंदर पास होती है। और 2 लेंसेस रहते हैं कि कॉर्निया और लेंस, जिसके माध्यम से इमेज हमारे रेटिना पे फोकस होता है। आप लोगों ने आर्टिफिशियल लेंस सिस्टम्स के बारे में देखा होगा। आप किसी भी ऑप्टिशियन के जाएं या किसी डॉक्टर के पास आप जाएं तो आप देखते होंगे कि उनके बॉक्सेस में कुछ लेंसेस होते हैं। तो उसी तरह, जिस तरह से वो लेंस काम करते हैं, 0.25, 0.5 अलग अलग पावर के रहते हैं, उसी तरह हमारी आँख का भी एक लेंटिकुलर सिस्टम होता है। साथ में हमारे आँख के लेंटिकुलर सिस्टम में एक खास बात यह है कि जब हम कोई पास की चीज़ देखना चाहें तो हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी की पावर होती है जिसको कि हम एकोमोडेशन बोलते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स में, जैसे कभी आँख की लंबाई में फ़र्क है या फिर कॉर्निया या लेंस की पावर में फ़र्क है, उसकी वजह से ये सारे रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिव एरर्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एक आमतौर पे आपने सुना होगा मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर दूसरे प्रकार का रिफ्रैक्टिव एरर होता है जिसको कि हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है। तीसरा यूजुअली एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो बेसिकली ये सारे रिफ्रैक्टिव एरर्स जो हो रहे हैं
इन सारे फैक्टर्स के बीच में कहीं तो भी कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से आमतौर से ये दृष्टि दोष पाए जाते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं डॉक्टर साहब की हेरिडिटी की बात भी की जाती है, नजर कमजोर होना और बचपन से चश्मा लगना। आज हम देखें तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर किसी को चश्मा है, तो क्या हेरिडिटी का भी एक ही रीजन है कि घर वालों को है तो बच्चे को भी होगा? हाँ, काफी एक्सटेंट तक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में कॉमनली होने के चांसेस हैं। जैसे मायोपिया के केस में हम देखते हैं कि काफी कॉम्प्लेक्स जीन सिस्टम होता है, बट ये ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं। और जैसा कि पहले बोला जाता था कि यदि हस्बैंड या वाइफ दोनों को मायोपिया है तो बच्चे में आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कई बार ऐसी सलाह भी दी जाती थी कि बिफोर दे गेट मैरिड उनको ये काउंसलिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि चांसेस बच्चे में आने के, मायोपिया ट्रांसफर होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक कॉलर हमारे साथ चंद्रपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल कीजिए। पूछना था कि मेरी वाइफ को बहुत सर दर्द होता है, बहुत तेज सर दर्द होता था उनको, वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। तो पहले हमको लगा माइग्रेन है, तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट कराने गए, माइग्रेन भी नहीं निकला, फिर सीटी स्कैन भी कराया। बाद में फिर हमने जो आंखों के डॉक्टर को दिखाया भोपाल में, उन्होंने कहा कि इनको आंखों की समस्या है। तो वो पूरे टाइम पे उनको बहुत माइनर सा नंबर है, शायद -0.25 समथिंग ऐसा कुछ नंबर है, बहुत कम। और इनको पूरे टाइम चश्मा लगा के रखें, जब तक ये लैपटॉप पे काम कर रही हैं, जब तक ये कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, ड्राइव कर रही हैं। लेकिन वाइफ को कई बार समझाते हैं तो वो चश्मा नहीं लगा रही हैं। कई बार हमने चश्मे दिए भी, कभी कंफर्टेबल नहीं होती। तो मैडम इससे क्या उनको कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हम उनको मत कर दें आप चश्मा लगाइए, एंटी ग्लेयर्स जो है। देखिए, उनकी एज कितनी है? उनकी एज है 38। 38 है। और माइनस या प्लस में है ये चश्मा इनको? इनका माइनस में है, -0.25। -0.25 बहुत मामूली सा होता है। देखिए और आप जैसा बता रहे हैं कि कंप्यूटर पे भी काम करती हैं, इनका कंप्यूटर वर्किंग है? जी मैडम, जी मैडम। हाँ, तो देखिए वैसे 0.25 के चश्मे से ऐसा इतना हेडेक का प्रॉब्लम होने के चांसेस वैसे नहीं होते हैं। और चूंकि 38 इयर्स की हैं और 0.25 आप बता रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका है ना पास का भी नंबर आप चेक करा लीजिए। वैसे आमतौर पे पास का जो चश्मा है वो 40 साल के बाद लगता है, और कई बार थोड़ा सा उसका प्रीपोनमेंट होने के भी चांसेस हैं। अदरवाइज 0.25 का नंबर नहीं लगाने से इतना, जितना आप बता रहे हैं उतना हेडेक होने का कारण नहीं है। दूसरा, सिरदर्द होने के और भी बहुत कारण होते हैं, तो आप एक बार इनके पर्दे की भी जांच करा लीजिएगा और नंबर इनका एक बार ठीक से चेक करा लें कि एग्जैक्ट नंबर कितना है। और यदि कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं तो उसमें कुछ स्क्रीन्स का भी इस्तेमाल रहता है, एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स रहते हैं, वो भी यूज़ करेंगी तो बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, अगर हम सरदर्द की बात पर ही आए और अगर हम ये पूछना चाह रही हूँ मैं आपसे कि सरदर्द कंटिन्यू होता है, यहाँ रात भर ओवरनाइट काम किया है या दिन भर काम किया है, तो कैसे इससे बचा जा सके कि हमारे सर में दर्द ना हो? बहुत बार ऐसा होता है, हम सुबह उठते हैं, हमारी आंखें बहुत ज्यादा भारी रहती हैं और आंखों में दर्द होने से हमारा वो सर पकड़ती है और सर दिन भर हमारा दुखता है। देखिए, सिर दुखने का कारण यदि ऐसा है कि हमने रात भर काम किया है, एक नॉर्मल अपने 7 से 8 घंटे की जो नींद जरूरी है वो तो आपको लेना ही है। तो किसी भी प्रकार के ओवर स्ट्रेस की वजह से सिर दर्द है तो कारण काफी ऑब्वियस है। वो केस है कि फिर आप नॉर्मल स्लीप लें, अपना खान पान पे ध्यान रखें, वो ज्यादा जरूरी है। पर सर दर्द का कारण बाकी आपके रिफ्रैक्टिव एरर्स तो नहीं है, तो ये तो आपको उसके लिए फिर चेक कराना पड़ेगा। बट यदि आपका कारण आप बता ही रहे हैं कि वो ज्यादा काम करने से, ओवर स्ट्रेस से है, तो फिर स्ट्रेस फैक्टर पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। आई प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाए? क्योंकि यूजुअली बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमें नंबर तो नहीं है, पर डॉक्टर्स कहते हैं कि स्पेक्स लगाए जाएं जिससे प्रोटेक्शन मिलेगा, तो क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, आई प्रोटेक्शन का जहाँ तक सवाल है, सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए तो हम लोग ग्लासेस नहीं लगाते हैं। पर यदि मरीज को किसी भी प्रकार का हेडेक है, उसको देखने में दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा कि आप आजकल देखते होंगे कि स्कूल में भी बच्चे जो रूटीन चेकअप्स होते हैं उसमें कई बार एक सिंपल विजन चेक का चार्ट रहता है। तो इवन स्कूल हेल्थ चेकअप्स में कई बार तो टीचर्स ही आपको रिपोर्ट कर देते हैं कि बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस वक्त जरूरी है कि इसको आप किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा के चेक करा लें, और चश्मा तो नहीं है ये हमको कंफर्म करना जरूरी है। अब यदि चश्मा मरीज को है और काफी ज्यादा पावर में है, उसको कम दिख रहा है, तो नेचुरली उसकी वजह से स्ट्रेन होना स्वाभाविक है, और उस केस में चश्मा पेशेंट को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप किसी कंसल्ट करते हैं ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को, तो वो आपको बराबर जानकारी देंगे कि
कि ये चश्मा आपका किस तरह से है, ये आपका क्या सिर दर्द के लिए है या आपको इससे दिखाई देने की भी समस्या भी आपकी हल हो जाएगी, या बहुत माइनर डिग्री का हो तो उस केस में भी हम मरीज को बता देते हैं, क्योंकि कई बार बहुत से पेशेंट बहुत कम नंबर के लिए सेंसिटिव होते हैं। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है दृष्टि को लेकर ही है, और उस पर अगर हम बात करें दूरदृष्टि या हाइपरमेट्रोपिया, तो इसे क्या कहते हैं, ये क्या होता है और उसका इलाज क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये रिफ्रैक्टिव एरर कई प्रकार के होते हैं। उसमें जैसे कि दूरदृष्टि या हाइपरमेट्रोपिया, इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को दूर का तो दिखाई दे रहा है पर उसको पास का दिखाई नहीं दे रहा है। आमतौर पे बच्चों में मिलता है ये, और ये वैसे देखा जाए तो पैदाइशी हर इंडिविजुअल जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है उसमें सब में हाइपरमेट्रोपिया होता है। मतलब पैदाइशी जब बच्चा पैदा होता है तो हमारी आईज का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है कि ये हाइपरमेट्रोपिक स्टेटस हर बच्चे का होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये काफ़ी एक्सटेंट तक करेक्ट हो जाता है। इसमें मेन प्रॉब्लम पेशेंट को जो है काफ़ी हेडेक की रहती है और आई स्ट्रेन की रहती है। दिखाई नहीं देता ऐसा नहीं है, पेशेंट को पास का नहीं दिखेगा बिल्कुल ऐसा नहीं है, दिखेगा, पर कंपैरेटिवली उसको दूर का विजन कंपैरेटिवली बेटर रहेगा पास के कंपैरिजन में। तो उसमें हम लोग इसको चेक किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पे एक आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। उसको डालने के बाद हम पूरा नंबर इसका निकालते हैं और एक दो सिटिंग देने के बाद हम फाइनली पेशेंट का नंबर जितना भी आएगा उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, और यूजुअली हम इसमें कॉन्वेक्स लेंसेज रहते हैं उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। रिफ्लेक्टिव एरर जिसकी हमने अभी चर्चा भी की, क्या इसमें हेरिडिटी की भूमिका है? हाँ, हमने बताया जैसे कि मायोपिया है उसमें हेरिडिटी के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हाइपरमेट्रोपिया में भी मिलता है, तो ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में हेरिडिटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मान सिंह भोपाल से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि जब मैं चश्मा लगाता हूँ तो नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ समय बाद जब चश्मा निकालता हूँ तो आंखों से पानी आने लगता है, यानी जलन मचने लगती है। लेकिन जब डॉक्टर से बात करो तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ समय लगाना है चश्मे को, बशर्ते फिर इसे उतार देना है। देखिए, आपका नंबर कितना है? जी, एक्चुअली में नंबर हमेशा जब भी मैं चेक कराता हूँ तो बढ़ जाता है नंबर। ओके, नहीं, पर बढ़ा हुआ मतलब कितना है, पावर कितना है आपका? अभी तो फिलहाल में मैंने उसे चेक नहीं किया है। देखिए, ये यदि आप चश्मा लगाने से तो ऐसा जलन होने की शिकायत नहीं होती है। जलन आँख में होती है वो कोई और कारण से हो सकती है, उसके लिए आई ड्रॉप्स का आप इस्तेमाल करें। और यदि किसी तरह का स्ट्रेन आता है चश्मा लगाने के बाद तो उसके लिए आप करेक्ट नंबर की जांच जरूर एक बार करा लें, और या फिर आपका जैसे आमतौर पे एक आध साल 2 साल में 1 साल के अंदर आपको चश्मे की जांच करा लेनी चाहिए, और उसमें यदि नंबर आपका बढ़ा है तो वो भी एक दिक्कत का कारण हो सकता है। यहाँ पर आपने आई ड्रॉप्स की बात की, इसी के साथ मैं एक सवाल ये भी करना चाहूंगी। आमतौर पर हमारी आंखों में जलन होती है, दर्द होता है, तो हम घर के कुछ उपाय करते हैं। सबसे पहला उपाय तो गुलाब जल रहता है, तो क्या वो इफेक्टिव रहता है वाकई में, या कोई परेशानी आगे जाके पैदा कर सकता है? क्योंकि लोग आमतौर पर हम देखें डेली बेसिस पे आंखों में गुलाब जल डालते हैं। देखिए, नॉर्मली हम तो जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, जो मेडिकेटेड फार्मूला जो अप्रूव्ड रहते हैं उन्हीं को हम बोल सकते हैं। बाकी कोई भी प्रिपरेशन, देखिए गाँव में हम लोग देखते हैं मरीज आंख में दूध डाल लेते हैं, तो वो भी गलत होता है। तो इस तरह से कोई भी इरिटेटिंग केमिकल्स हैं या कोई भी इस तरह का कंपोजिशन है तो वो आमतौर पर हम लोग बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। सुबह उठने पर कई बार ऐसा होता है आंखें लाल पड़ जाती हैं, जलन होने लगती है, आंखों में पानी भर जाता है, उसके लिए क्या कर सके? एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शिप्रा कानपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी मैम, मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पास का देखने में धुंधला महसूस होता है। दूर से तो सही रहता है, पास का अगर मैं पढ़ती हूँ तो धुंधला लगता है और सर में दर्द होता है। आप इसके लिए मुझे कुछ रिकमेंड करेंगे, कोई एडवाइस मैम? आपकी एज कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? एज कितनी है? मैम 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। देखिए, आपको है ना वही बात है, इसमें आप चश्मे का नंबर एक बार चेक करा लीजिएगा, क्योंकि जो पास का मैंने जैसा बताया जिसको कि हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं वो नॉर्मली 40 साल में आता है, और 40 साल में मतलब आपका हर 3-4 साल बाद वो नंबर आपका बढ़ता जाता है, या फिर उसमें एक शिकायत रहती है कि आप जैसे बुक पढ़ रहे हैं तो आप उसको दूर करके देख पाते हैं, तो उस तरह की शिकायत तो 30 साल में होने की संभावना नहीं लगती है। और एक जैसा कि मैंने बोला हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम रहती है,
तो ये आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और नंबर का आप एक बार चेक करा लें। हो सकता है कि आपको प्लस साइड के नंबर की शिकायत है, जैसा आप बता रहे हैं कि आपको पास का नहीं दिखता है। तो डॉक्टर साहब, हम यही बात कर रहे थे कि सुबह उठते वक्त हमें कई बार ऐसा होता है कि आंखों में जलन मचती है, लाल हो जाती है आंखें, या पानी भरने लगता है आंखों में। उसके लिए क्या उपाय हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके उपाय क्या हैं? देखिए, सुबह उठ के ऐसा स्पेसिफिक जलन होने का तो कोई कारण नहीं है। आंख में जलन नॉर्मली होती है कि कोई आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है, या आपका ओवर स्ट्रेस है, या फिर आपको आजकल कंप्यूटर पे यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका आई वॉश मॉर्निंग में तो आपको वैसे भी करना ही चाहिए। और यदि किसी प्रकार का रेडनेस है या कोई एलर्जिक डिसऑर्डर है तो उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वाकई ट्रीटमेंट तो लेना ही चाहिए, पर जिस तरह से हम आमतौर पर देखते हैं, उठे या रात में या कहीं हम बाहर जाते हैं। और अगर एक और टॉपिक था, एक और मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि हम बहुत बार ऐसा होता है, हम यहाँ खड़े हैं और एकदम से हमने यहाँ देखा और यहाँ देखा, धुंधलापन आ जाता है, अंधेरापन आ जाता है आंखों के सामने। उसके लिए क्या उपाय है? क्या ये वाकई में कोई बड़ी डिसीज हो सकती है क्या आंखों की? नहीं, ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक कंप्लेन नहीं है। अल्टीमेटली देखिए, कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो कई वेग कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि आँख के सामने अंधेरा छा गया, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसमें एकदम सडन लॉस ऑफ विजन हुआ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। पर वो उसमें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट आमतौर पे पेशेंट इस तरह की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स लेके हमारे पास आते हैं, और उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि हम लोग अपने लेवल पे सारे उसका विजन चेक करते हैं, उनका नंबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो चेक कर लेते हैं, और पर्दे की जांच कर लेते हैं। आमतौर पे हमें यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है, तो इस तरह की कई बार पेशेंट की बहुत स्पेसिफिक कंप्लेंट्स नहीं होती हैं इन सब चीज़ों को लेके। और एक और कॉलर अहमदनगर से दादा उबाले हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत, आपका सवाल कीजिए। नमस्ते मैडम। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से मैं दादा उबाले बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ऐसा है कि आंखों का चश्मा पूरी तरह से हटाने के लिए क्या इलाज करना पड़ेगा, इसके बारे में बताइए मैडम। आजकल जो है जैसे हम लोग पहले चश्मा लगाते थे, उसका एक ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट लेंस भी होता है, और आजकल एक लेसिक सर्जरी का ऑपरेशन होता है, लेसिक लेज़र से किया जाता है। तो बेसिकली ये लेज़र ट्रीटमेंट है, और इससे चश्मा उतर जाता है, करीब करीब पूरा चश्मा आपका चला जाता है, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है प्रोसीजर, और पूरा उसके कुछ टेस्ट रहते हैं जो पहले करने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि ये आपकी आंख में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। पर वैसे ऑन एन एवरेज इसमें करीब करीब चश्मा आपका एक एवरेज रेंज में हो तो पूरा पूरा उतर जाता है। बाकी डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे जहन में था कि जिस तरह से एक कॉलर हमारे साथ निर्मल जी जुड़ गए हैं आगरा से। बहुत बहुत स्वागत आपका। किशन लाल जी, सवाल कीजिए। इनके और इनकी आंखों में से पानी आता है, तो कोई। किशन लाल जी, थोड़ा सा जोर से बोलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा जोर से बोलिए। लेंस डल चुका है इनकी आंखों में, ठीक है, और इनकी आंखों में से पानी आता है। आंख में लेंस लगा हुआ है आप बता रहे हैं? हाँ, लेंस जल चुका है और रोशनी भी थोड़ी कम हो गई है लेंस जलने के बाद में, और पानी आता है थोड़ा। लेंस जला है मतलब उनको क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है? नहीं, वैसे ही लेंस जलवाया। अच्छा, उम्र कितनी है पेशेंट की? मरीज की उम्र कितनी है? उनकी उम्र है 70 साल है, 75 साल। 75 साल। देखिए, 75 साल में आंख में पानी आने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो जैसे कि आंख की कुछ एक नली रहती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि हमारे आंख का पानी ड्रेन होता है, तो उसमें भी कई बार ब्लॉक होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। इसके लिए कोई ड्रॉप्स होती हैं, पर वो आपको उसके लिए किसी कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट को दिखा के ही वो दवाइयाँ दी जा सकती हैं। और जहाँ तक मेरी राय है कि एक 70 साल की उम्र में एक बार आप जरूर चेक करा लें, क्योंकि मोतियाबिंद होने की भी पूरी संभावना इस एज में रहती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल मेरा ये था, आजकल फैशन का दौर बहुत ज़्यादा है और चश्मा लगाना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेंसेज का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो कितना फ़ायदेमंद रहता है या इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स रहते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस के साइड इफेक्ट्स तो ऐसा बहुत मेजर लेवल पे नहीं है, लगाए जा सकते हैं, पर कुछ लोगों को इससे एलर्जी रहती है या इरिटेशन है
या कई बार उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो उनको टाइम टू टाइम उसको इवेल्युएट कराना ज़रूरी रहता है। कई बार उसकी एजेस या मार्जिन कट हो जाती हैं, तो उसको फिर रिप्लेस कर लें एंड प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही लगाएं। वैसे लगाने में ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, लगाए जा सकते हैं लेंसेज। उसके अलावा जैसे मैंने लेसिक प्रोसीजर के बारे में भी बताया, तो वो भी किया जा सकता है लेजर से, जिससे चश्मा करीब करीब उतर जाता है। वसुधा जी, यहाँ पर जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं आंखों की रोशनी कम होती है चश्मा हटवाने के लिए, क्या वो वाकई इफेक्टिव रहता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि ऑपरेशन तो करवा लिया, पर 10 साल बाद फिर से उन्हें नंबर आ जाता है, पर डॉक्टर का ऐसा कहना रहता है कि नहीं, नंबर नहीं आएगा। देखिए, जब भी आप ये चश्मा उतारने के लिए जो नॉर्मल बोला जाता है, जिसको हम आजकल लेसिक लेजर बोलते हैं, तो ये जो ऑपरेशन मायोपिया में भी किया जा सकता है, हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म में भी किया जाता है, तो ये चला जाता है। और मैंने जैसा कि बताया, इसका एवेल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि जैसे कम एज में नॉर्मली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 20-21 साल के बाद जब ये मायोपिया का प्रॉब्लम स्टेबलाइज हो जाए तभी उसको कराना चाहिए, क्योंकि क्या है कि वो रिफ्रैक्टिव एरर तो अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, आपने उसको करवा लिया और उसके बाद वो 2-3 साल बाद नेचुरल कोर्स में जितना बढ़ना था वो फिर बढ़ गया, तो इस केस में पेशेंट कई बार डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो इसलिए हमारी राय ये रहती है कि जब भी आप ये लेसिक का ऑपरेशन कराते हैं, उसके पहले आप देख लीजिए कि आपके 2-3 साल से आपका नंबर स्टेबलाइज है। यूजुअली 20-21 साल तक आपका मायोपिया, 21 साल तक हम बोलते हैं कि स्टेबलाइज हो जाता है, तो उसके बाद ही आप ये कराएं, तो जिससे बार बार चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। एक और कॉलर हमारे साथ कानपुर से सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सुनील जी, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो लगातार हम वही बात कर रहे थे चश्मे को लेकर के कि अगर ऑपरेशन करवाने से परेशानियां होती, इसी में अगर हम आगे बढ़े, जिस तरह से चश्मा आजकल लोगों को बहुत भारीपन देता है, आंखों में दर्द करता है, सर में दर्द करता है, क्या बाकी में उस समय उतार के रखना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है चश्मा लगा हुआ है पर मैं चश्मा हम उतार के रख देते हैं, हम जहां पर यूज करना चाहिए वहां नहीं कर पाते क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भारीपन लगने लगता है। देखिए, चश्मा पहली बात तो यदि आपका सही नंबर का बना हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरा कारण रहता है कि कई बार नंबर बहुत ज़्यादा रहता है मरीज का, जैसे कि एक आमतौर पे 0.5, 0.75 के नंबर हैं, तो उसमें कभी इतनी दिक्कत नहीं आती है। पर वही यदि कोई 6 या 7 का नंबर लगा रहा है, तो पहली बात तो उस चश्मे के बगैर मरीज को दिखाई भी नहीं देगा। जितना ज़्यादा पावर होगा मरीज को चश्मे के बिना उतना ही कम दिखाई देगा। और दूसरी बात, हैवीनेस, ऑब्वियसली जो थिक फ्रेम के ग्लासेस रहते हैं या हैवी नंबर के ग्लासेस रहते हैं, उसमें पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होना तो स्वाभाविक है। और तीसरी चीज़ यह है कि इसमें बहुत सारे एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं। पेशेंट का ओवर बर्डन है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, तो ये सारे कारण भी साथ में जुड़े रहते हैं, सिर्फ एक चश्मा ही एक कारण नहीं हो सकता। एक और अहम सवाल मेरा ये है कि 7-8 साल से ही बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको चश्मा लग जाता है और बचपन से स्कूल में चश्मा पहनकर जाते हैं, तो किस तरह से उन्हें बचाया जा सके? कई बार कहा जाता है हेरिडिटी है, उस वजह से ऐसा हो गया, तो किस तरह से उनकी आंखों को और ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके और अच्छा किया जा सके कि उन्हें आगे जाकर और ज्यादा परेशानी ना हो? देखिए, एक 7-8 साल के बच्चों को आ रहा है तो वो प्लस लेंसेज भी उसमें हो सकते हैं। दूसरी बात, कई बच्चों को पैदाइशी चश्मा रहता है कि वो एक आपने देखा होगा कि 4-5 साल की एज में भी उनको 5 साल 6 साल में भी उनको चश्मा लग जाता है। तो यूजुअली ऐसे इसमें हाइपरमेट्रोपिया के भी चांसेस रहते हैं, प्लस कुछ कंजेनाइटल मायोपिया के भी चांसेस इसमें रहते हैं। अब आमतौर पे हम देखते हैं कि यदि वो मायोपिक है तो उसको पास का दिखता है, और ऐसे बच्चे यूजुअली पास की एक्टिविटीज़ प्रेफर करते हैं। उनको किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद आता है, या पास में टॉयज़ रख के खेलेंगे, घर के बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करेंगे, तो उन्हें हमें एनकरेज करना चाहिए आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए। और एक बात है कि जब भी हम इनको चश्मे प्रिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद, तो उनको दिखाई देने लगता है, उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो नॉर्मल रिस्टोर हो जाती हैं। दूसरा, एक 12-13 साल की एज में भी जिसको स्कूल मायोपिया बोलते हैं, तो कुछ चश्मे उस एज में भी मरीज को लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब आपका किसी भी स्टेज में मरीज को चश्मा लग रहा है, चाहे वो 4-5 साल के बच्चे को लग रहा है या 12-13 साल की एज में लग रहा है। आजकल स्कूल हेल्थ चेकअप्स में यूजुअली ये स्क्रीनिंग होता रहता है, जिसमें कि पता लग जाता है कि मरीज को नहीं दिखाई दे रहा है,
तो उसके बाद इमीडिएट एक प्राइमरी आपका स्क्रीनिंग होने के बाद आप इमीडिएटली कंसल्ट करें और प्रॉपर नंबर चेक करा के यदि ज़रूरत है तो वो आपको चश्मा लगाना ही है। एक और कॉलर हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी जुड़ गए हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो, बचपने से मेरा लड़का के कोर्निया हो गया। IIT में कहता है, दिखाई देने में बहुत दिक्कत होता है। समझ नहीं पा रहे, एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट कीजिए सर। बचपने से मेरे लड़का की आंख में कोर्निया है, दिखाई कम देता है। IIT में भुवनेश्वर पड़ता है, उसका इलाज अभी तक आया कि नहीं? लक्ष्मी नारायण जी, आपकी आवाज हम तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है। नीलेश कुमार हमारे साथ झांसी से जुड़ गए। एक और कॉलर सुरेश कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी, हमारी मुझको आंखों को धुंधला धुंधला दिखाई देता है। आपको धुंधला दिखाई देता है? जी हाँ। उम्र कितनी है आपकी? 66 साल, 66। इसके पहले आपने किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाया है क्या? हाँ, दिखाया था अभी एक महीना पहले। हाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि मोतियाबिंद है, थोड़ा रुक जाओ तो ऑपरेशन है। देखिए, एक आमतौर पे 60 साल के बाद मोतियाबिंद होने के पूरे चांसेस रहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को 60 साल के बाद मोतियाबिंद हो ही जाए, पर फिर भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, देखा ही है उन्होंने, तो वो आपको धुंधलेपन का एक कारण हो सकता है। अब ये आपको अपनी जो आपकी लाइफ है उसमें आपको कितना विजन ज़रूरी है, आपको बारीक काम ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है या आपको दूर की नज़र ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको तय करना है। और उसके बाद आपने जिन आई स्पेशलिस्ट को दिखाया है वो भी आपकी आंख में चेक करने के बाद आपको बता सकते हैं कि मोतियाबिंद किस स्थिति में है, इसमें ऑपरेशन करना है या कुछ दिन रुका जा सकता है। यदि वो आपको सजेस्ट करते हैं कि करना ज़रूरी है तो फिर आप ऑपरेशन करा लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आज हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। सब कुछ